चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिज्म भी है और वेव्स हैं, यानी कोई एक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जब हम लोग 12 का सिलेबस स्टार्ट किया था, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि जितने भी वायरलेस फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी वायरलेस फंक्शन हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो रहे हैं। यानी जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो भी सिग्नल जैसे हम लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं मोबाइल में, तो वो मैसेज कैसे जा रहा है? कॉल में बात कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? मीडिया ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे जा रहे हैं? एक मीडियम है हमारे पास, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन एक बेसिक चीज़ें तो ज़रूर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कितने पार्ट पढ़ेंगे? 3। पार्ट ये पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता कैसे चली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भी दुनिया में या यूनिवर्स में। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ेंगे, ये क्या है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। EMW लिख दूँ क्या मैं? ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से मतलब है मेरा 9th और 10th में तो पढ़ा ही हुआ है हम लोगों ने। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMW का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम मतलब आपके जो लाइट में क्लास 10th में पढ़ा था ना, इंफ्रारेड रेज है ना, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे हैं, गामा रेज है ना, माइक्रोवेव हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम यानी कि कौन सी फ्रिक्वेंसी और कौन सी वेवलेंथ में कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाई करती है, पूरा स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये कैसे इंट्रो हुआ है, कैसे पता चला कि ऐसे कुछ वेव्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, JC मैक्सवेल, यानी कि इनसे पहले भी जो साइंटिस्ट आए थे, जैसे फैराडेज हो गए, ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो हमने एम्पियर से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद और भी जो 1-2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उन साइंटिस्ट के जो भी फॉर्मूलेज दिए थे, जो एक कॉन्सेप्ट का एक टच दिया था, मैक्सवेल ने आके इसको कंप्लीट किया, उनके फॉर्मूले को मॉडिफाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मतलब इंट्रो तो पहले ही हो चुका था, लेकिन एक टेक्निकल वे से जो चीज़ कंप्लीट हुई, एक फॉर्मूले बेस में जो फॉर्मुलेटेड हुई, वो कॉन्सेप्ट जो फॉर्मुलेटेड हुआ वो किसने किया? JC मैक्सवेल में किया। और फिर दैट दिस वॉज इंडीड द केस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने क्या कहा, फाइनली क्या बताया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ है, ये पता चल गया था कि समथिंग कुछ तो है जो वायरलेस में, वायरलेस से मतलब फिजिकल कोई चीज़ नहीं है, वैक्यूम है या एयर है, फिर भी समथिंग है, कुछ है, ये तो इंट्रो हो चुका था। बट मैक्सवेल ने फॉर्मुलेटेड किया, फॉर्मूलेस दिए उस पर। सो JC मैक्सवेल ने बताया कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसी का वाइस वर्सा भी होता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। है तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी। तो इन दोनों की जो साझेदारी है, यानी यही दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तुम ये देखोगे, एक 3D एनिमेशन देखोगे, निकालो ज़रा यूट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कुछ इस तरह होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। तो इस तरीके से प्रोपेगेट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसे प्रोपेगेट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से प्रोपेगेट होती है वो। देखो मैं इसमें दिखा रहा हूँ एक एनिमेशन में, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा
ऐड भी तो देखना है ना, फ्री में कंटेंट क्यों चाहिए। ये देखो कुछ इस तरीके से आप देखो, ये रेड वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि वाई वाले डायरेक्शन में है, और जो ब्लू वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जेड वाले डायरेक्शन में है। और ये वाई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और ये प्रोपेगेट कहाँ पर हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। देखो देखो ई वाला है ना, यहाँ पे ग्रीन वाला समझो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन वाला, और ये पिंक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर देखो इस पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट में ये दिख रहा है कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम है। यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो उधर देखो मैग्नेटिक फील्ड भी वो 3D में वो दिख रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अभी देखना इसका एनिमेशन किस तरीके कम ज़्यादा हो रहा है ना, और वो आगे की तरफ प्रोपिगेट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, रेट चेंजिंग, ठीक है। तो फिलहाल बाकी में इसका फॉर्मूला कैसे करना है क्या वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक माइंड में एक विजुअलाइज होना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये वेव प्रोपेगेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरह इसको विजुअलाइज हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। सो अब इसका देखो किस तरीके से ये हम लोगों के नॉलेज में आया। एक एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, पहले हम ये समझा दें आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ जो पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या पढ़ा है बोलो, इसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि अगर हम कोई एक लूप ले लें, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एक लूप ले लिया हमने पता करने के लिए एक इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का बोलो। क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू दैट इज परमेबिलिटी इंटू आई। ये क्लोज लूप में कितना करंट है ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने पिछली बार मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस में पढ़ा हुआ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसी बेस पे यानी कि ये जो लॉ जो था ये मैक्सवेल ने इसको क्लेम किया कि ये क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। क्या है कि ये हर जगह यूज़ नहीं हो पा रहा है, कि जहाँ जहाँ हम लूप बना रहे हैं वहाँ ये यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहीं से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे देखो यहाँ पे क्या किया, ये लगाया दो कैपेसिटर चार्ज करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा के दो कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश की। अब हम क्या देखेंगे कि इस वायर में आई करंट है, जब आई करंट है और बैटरी आप लगाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और चार्जेस जो हैं इसके पैरेलल प्लेट में, जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि इधर साइड पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर साइड नेगेटिव है, और ये बीच में वैक्यूम मान लिया है, बीच में क्या माने वैक्यूम मान लिया। लेकिन यही चीज़ एक्सपेरिमेंट में पता चली कि बीच में भी कुछ करंट आ रहा है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट पता है कैसे पता होगी कि यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही थी, और यहाँ पर वैल्यू कुछ अलग आ रही थी, ठीक है ना। जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि जो वैक्यूम में तो कोई करंट नहीं है, लेकिन तो भी कुछ करंट दिखा रहा था, तो भी कोई करंट दिखा रहा था। यहाँ से पता चला कि यार एम्पियर सर्कुलर इनकन्सिस्टेंसी क्यों हो रही है। कोई तो वजह है कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, कोई वेव्स है, कुछ करंट है, कि यहाँ पर वैक्यूम में तो करंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक कंपास रख रहे थे तो कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था। यानी इससे ये पता चला कि कोई अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है,
ठीक है। तो चलो, तो एम्पियर लॉ को ही हम लोग पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या कहा था? क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो इसका रेडियस एल है इज इक्वल टू म्यू आई। ओके, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू आई, तो डी एल को जब इंटीग्रेट करोगे, ये क्लोज लूप है इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एल, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे की वैसे बाहर आ जाएगी। डी एल को तुम एक सर्कल को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है उसका पेरीमीटर 2 पाई आर, जो स्मॉल जो लेंथ है उसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और म्यू आई वैसे के वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ठीक है ना। 2 पाई आर को नीचे लिया होगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप देखोगे इस पार्ट में, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एम्पियर्स लॉ है वो तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब क्लोज लूप से करंट चारों तरफ से पास हो। मतलब ये एक जो लूप तुमने इमेजिनरी लूप बनाई है वो पूरा उस क्लोज लूप से आर पार होना चाहिए। एक इमेजिनरी लूप बनाते हो ना आप, जैसे वायर आया करंट का, ये इस तरह, ठीक है ना। एक इमेजिनरी क्या लगाते हैं हम लोग, लूप लगाते हैं। तो कब लगाते हैं लोग? जब वो क्रॉस होना ज़रूरी है, क्रॉस होना ज़रूरी है। भाई यहाँ पर लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो वायर क्रॉस हुआ। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, एक लूप और बनाओगे आगे एक्सटेंड करके, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या करंट पास होना, मतलब एक लूप क्लोज होना ज़रूरी है जहाँ से करंट पास हो रहा है। जहाँ से करंट पास हो रहा है वहाँ पे इमेजिनरी लूप होना ज़रूरी है। तो यहाँ से जब आप लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड, इसका ही एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू, भाई यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो कोई भी करंट पास नहीं हुआ, फिलहाल कोई करंट नहीं पास हुआ, तो हमने लगा दिया 0। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0 आएगी। जब इंटीग्रेट करोगे इसका आंसर 0 ही हो जाएगा ना, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमने क्या देखा कि इसका रिजल्ट अलग है, उसका रिजल्ट अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि एम्पियर्स सर्कुलर लॉ है वो क्या दिखा रहा है? इनकंसिस्टेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद यानी इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने इक्वेशन दी एक, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। हमें पता है कि जब फ्लक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए इंटू ए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसी को अगर हम लोग कंटिन्यू करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया चल रहा है, वो एरिया चलाएंगे, एरिया से एरिया कट जाएगा, क्या आ जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होती है। तो एक ये यहाँ पे होल्ड करो। अब देखो, जब हम फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये साइड भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डी बाई डी टी इंटू फ्लक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डी यू डिफ्रेंशिएट ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये बाहर निकालो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ये डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी फाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी। अब इसको देखो, ओपन कर दो फॉर्मूले को। ये किसके लिए है? जो फ्लक्स है किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अभी ये करंट का तुम देखोगे, करंट के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है? क्यू बाई टी का मतलब करंट, यानी करंट यहाँ पे क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट
डी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डी टी। ये आ गया करंट का फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इन जो दो प्लेट थी पॉजिटिव नेगेटिव में के बीच में जो करंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलेंगे? और इस वायर में जो दौड़ रहा है उसे बोलते हैं कंडक्टिंग करंट, क्योंकि एक कंडक्टर है इस वायर में जो दौड़ रहा है उसके क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टिंग करंट। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसके बीच में भी होते डिस्प्लेसमेंट। यानी एम्पीयर सर्कुलर लॉ जब दोबारा लगाओगे आप तो आपको एक इन दोनों का एडिशन करके लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इस वायर में फिलहाल क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, कंडक्टिंग करंट पूरा है आई के बराबर। अगर हम आई लेंगे तो आई इज ऑलवेज वॉट? आई सी प्लस आई डी। ठीक है, कहीं पर आई डी 0 है तो आई सी पूरा आई के बराबर हो जाएगा, कहीं पर आई सी 0 है तो आई डी आई के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर कंडक्टिंग करंट डिस्प्लेसमेंट नहीं, दैट इज 0, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। ठीक है, कंडक्टिंग करंट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ओवरऑल हमें आई मिलेगा, ओवरऑल हमें आई मिलेगा। या तो आई सी रहेगा, आई डी 0 रहेगा, या तो आई डी रहेगा तो आई सी 0 रहेगा। ठीक है ना। वायरलेस में अगर जहाँ पे मतलब कंडक्टर नहीं है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम फॉर्मूला देखें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस एरिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो ये हम लोग फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाते हैं। किसके लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बस ये चीज़ याद रखना हमेशा कि जो आई होगा ओवरऑल आई सी प्लस आई डी के बराबर होगा। कहीं पर आई सी है तो आई डी 0 है, तो कहीं पर आई सी 0 है तो ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर तुम्हारी एम्पेयर्स का जो फॉर्मूला है मॉडिफाई हुआ। एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ आ गया। क्या आ गया? क्योंकि मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया। तो क्या हुआ इसमें? जब फ्लक्स लगाया डी डॉट डी एल तो म्यू इंटू आई। ठीक है ना। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू, तो वैसे रखा और आई को हमने क्या कर दिया? आई सी प्लस आई डी दे दिया। ओके, एंड दैट इज योर आई सी प्लस आई डी जो हमने निकाला कितना निकाला? एप्सिलॉन नॉट डिफरेंशिएट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी टी। यह फाइनली फॉर्मूला आ गया डॉट डी एल। मतलब एम्पियर्स का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला ये आ गया आई सी प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना। तो कहीं पर ये 0 है तो कहीं ये पे उसकी वैल्यू रहेगी, कहीं ये है तो इसकी वैल्यू रहने वाली है। ये बच्चों को बोलो जाओ नीचे, बोलो आगे जाओ। सो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन रख लो, लिख लो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट। इन एडिशन टू कंडक्शन करंट वेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब आपका क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी। अब देखो मैक्सवेल ने टोटल कितने लॉज दिए हैं, कितनी इक्वेशन दिए हैं? बोलो। 4 इक्वेशन दिए हैं। जबकि सभी की पहले की थी, सभी को मॉडिफाई किया है। सबको क्या किया है? मॉडिफाई किया है। देखो एक तो दिया है गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, दूसरा दिया है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तीसरा दिया फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। देन मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो अभी हम लोग ने अभी भी पढ़ा है। मॉडिफाइड अब देखो गाउस लॉ का
यहाँ पे मैं इसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या दिया है, क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ यही बता रहे हैं ना कि अगर क्लोज लूप है उसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो इसका एक फॉर्मूला होगा। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, क्या कितने खाया था कैमरा नहीं अच्छा है आपका। बता। मुझे नहीं पता। यहाँ डिस्टर्ब कर रही है। सो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई क्लोज लूप है उससे निकलने वाला पैसे मांगना वो तो ठीक है, तो एक क्लोज बॉक्स है, क्लोज सरफेस है, तो वहाँ से कितना फ्लक्स निकले, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। और इससे क्या क्या हमें पता चला, गॉस लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से हमें क्या क्या पता चला, बोलो। द चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर रिसाइड इट्स ओनली इट्स सरफेस। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई हम क्लोज एक बॉक्स ले लें या फिर एक हॉलो स्फीयर ले लें तो उसके चार्जेस कहाँ पर होंगे, ओनली एंड ओनली ऑन इट्स सरफेस। ये चीज़ पता चली। सेकेंड क्या पता चला, गॉस लॉ से हमें क्या पता चला, फोर्स का इन्वर्सली यानी जो अट्रैक्शन या रिपल्सन है दो चार्जेस के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r² से। जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स 1/r² से कम होगा। ठीक है, 1/r² से कम, मतलब r² से कम होगा। ठीक है, ये दो चीज़ हमें पता चली। फिर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से हमें क्या पता चला, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमें ये पता चला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज देखो क्लोज हमने इंटीग्रेट किया, कल कंप्लीट इंटीग्रेट किया, बी डॉट डी एस क्या रहने वाला है, हमेशा जीरो रहने वाला। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स और मैग्नेटिक चार्जेस डू नॉट एग्जिस्ट। इससे ये पता चला कि नॉर्थ, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना, हमेशा दो पोल ही बनेंगे, है ना, NS। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल पक्का वो साउथ में ही जाने वाली है, पक्की बात है, वो साउथ में ही जाने वाली है। यानी कि इसका एक क्लोज लूप ज़रूर बनता है, इसका एक क्लोज लूप ज़रूर बनता है। और बाईपोल एग्जिट करते हैं, यानी दो पोल ही होते हैं, यानी बीच में अगर तुम तोड़ दोगे, साउथ हटा दोगे तो जहाँ से टूटा है वहाँ साउथ बन जाएगा, है ना। फिर ये वाला भी नॉर्थ बन जाएगा, एक साइड साउथ बन जाएगा, एक साइड जैसे यहाँ से हमने तोड़ दिया। ठीक है, तो और तोड़ोगे तो वो पोल बनते जाएंगे, बाईपोल एग्जिट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस में ऐसा नहीं है। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, ठीक है, आउटवर्ड इन्फिनाइट चलती चली जाएगी, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इन्फिनाइट से इनसाइड आएगी। तो यहाँ पर तो एक पॉजिटिव अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर एक चार्जेस में तो बाईपोल की होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक में दो पोल्स होते ही हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक EMI से क्या पता चला हमें कि दिस लॉ टेल्स दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है हमें। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस EMF सेटअप इन क्लोज सर्किट C इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन लिंक विद द क्लोज सर्किट। ठीक है ना। अभी जस्ट इससे पहले हमने यही चैप्टर पढ़ा है EMI का, हमने इसमें देखा था कि EMF दैट इज इंड्यूस डॉट DL इज इक्वल टू, वो किससे इक्वल टू क्या है, वो बताओ, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। अगर हम फ्लक्स में चेंज करते रहें, अगर हम क्या करते रहें, फ्लक्स में चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, तो हमें इंड्यूस EMF भी मिलेगा। ठीक है ना। तो जब इसको तुम इंटीग्रेट करते हो तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है ना। उसके बाद देखो, सॉरी, मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा, मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डॉट DL लगा लो,
क्योंकि लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये है E इज इक्वल टू, लेकिन लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में। दैट इज म्यू इन ब्रैकेट आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू म्यू आई सी तो वैसे रखो, लेकिन आई डी को हमने ओपन कर दिया था, एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो हमें करंट मिलता रहेगा। ठीक है ना, ये हमें मिला मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ से, जो कि मैक्सवेल ने ये मॉडिफाई किया। ठीक है ना, तो यही इसी बेस पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट के बेस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर्कुलर प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं। ईच ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, पैरेलल है, मतलब देखो ऐसे हैं, ऐसे, और इसी के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है हमने, मतलब दो प्लेट ऐसे हैं बट इन सर्कुलर इसमें है, शेप में है। इट इज़ बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेस राइजेज स्ट्रेटली एट द रेट ऑफ। तो जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया एक बैटरी लगा के, तो इसके बीच का पोटेंशियल बढ़ता गया। ठीक है ना, जैसे चार्ज करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा ना, बीच में गैप है, यहाँ पॉजिटिव आए जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर की। तो किस रेट से बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दी हुई है, 10⁻12 वोल्ट पर मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या, V/R है ना, तो V मतलब वोल्ट हो गया पर मीटर। तो ये दिया तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पर मीटर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, हमसे पूछा गया है कि आई डी बताओ। तो आई डी का फॉर्मूला बोलो क्या था हमारा, आई डी का फॉर्मूला, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन टाइम। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी, और फ्लक्स का हम यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे। फ्लक्स का क्या करेंगे, फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हें फ्लक्स तो डायरेक्ट दिया ही नहीं है, तुम्हें फ्लक्स तो डायरेक्ट दिया ही नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ये भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें दिया ही हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें दिया ही हुआ है। एरिया तो यार निकाल ही लो, कोई एक प्लेट का एरिया लेना होता है, दोनों प्लेट का मत ले लेना, कोई भी एक प्लेट का लेना है। तो और ई की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, वैल्यू को डालो ना यार। ठीक है ना, वैल्यू को डालो। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कितनी दी गई है, 10⁻12 इंटू एरिया कितना है, 5 इंटू πr² लेंगे ना, एरिया की क्या लोगे, πr²। तो r कितना है, 5 इंटू सेंटीमीटर में था, 10⁻² की पावर 2 इंटू पाई तो लेना ही पड़ेगा, इंटू पाई तो 3.14 ले लो। ये लेके क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, देखो ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, अभी तुम यहाँ पे सर यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों ही कांस्टेंट दे दिया गया, भाई एरिया एक सर्कल दे दिया, एरिया को डिफरेंशिएट करोगे सर्कल ही तो बनेगा, πr² ही तो बनेगा, एरिया को डिफरेंशिएट करो। एरिया तो वैसे भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हें कांस्टेंट दी है, टाइम के रिस्पेक्ट में दी नहीं गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या दी, कांस्टेंट दी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन नहीं दी है, 2t² ऐसा करके नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट वैल्यू दी गई थी। ठीक है, वो समझो कि एक तो डिफरेंशिएटेड दिया हुआ है, जब कांस्टेंट वैल्यू दी होती है तो डिफरेंशिएट करने में उसकी कांस्टेंट वैल्यू तो रहेगी। ठीक है ना, समझ गया ना। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में दिया हुआ। अगर तुम्हें इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होता, तो अगर इक्वेशन किस में दिया होता,
टाइम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में दिया होता। भाई एरिया तो हमें मालूम ही यार, एरिया अगर लेंगे छोटा सा एरिया लेंगे और फिर सर्कल को डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ही एरिया हो जाएगा फिर, है ना। तो वो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हें क्या दी थी, कांस्टेंट में ही दिया होता। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ गई कि कुछ करंट या कुछ वेव्स हैं जो कि एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे आते हैं, जब एक्सेलरेटेड, देखो बात यहाँ समझो, अगर चार्ज तुम्हारा कहाँ पर एट रेस्ट है, चार्ज क्या है एट रेस्ट है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहने वाली है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहने वाली है। चार्ज किस पर है, रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी रहेगी। अगर चार्ज क्या है, मोशन पे, किस पे आ गया, मोशन पे, तो यहाँ से यानी जैसे चार्ज मोशन पे आएगा तो क्या मिल जाएगी तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल ही रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगी। मोशन पे रहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, हमेशा याद रखना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई भी सेकंड आगे नहीं बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मोशन करने लगेगी लेकिन यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज, तीसरी कंडीशन देखिए, जब चार्ज एक्सेलरेटेड है, मतलब पर सेकेंड वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है, सेम स्पीड नहीं है, एक्सेलरेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, पहले ही आ चुकी हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सीखो, यानी एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वही क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ग्राफ क्यों नहीं बनाया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the time-varying magnetic field is a source of changing electric field. On the basis of the theoretical study, Maxwell argued that a time-varying electric field is a source of changing magnetic field. So, क्या फ़र्क है दोनों, बताओ। फैराडे ने क्या कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो तुम्हें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। ठीक है, इसी बेस पर, फैराडे बेस पर मैक्सवेल ने क्या कहा, हाँ पढ़ा, मैक्सवेल मैक्सवेल ने क्या कहा फैराडे बेस पर कि ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है फैराडे में। इसमें क्या है, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी बदलाव आता है, मतलब प्रोड्यूस भी होती है, बदलाव भी आता है। एंड ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यू वेव इज ए वेव रेडिएटेड बाई एन एक्सेलरेटेड चार्ज, जिसे मैंने कहा अभी, एंड विच प्रोपेगेट थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कपल्ड मतलब कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे, लेकिन एक दूसरे के लिए 90 डिग्री होगा। अगर एक तुम्हारा वाई में है, देखो कुछ इस तरीके से, देखो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे, सॉरी ऐसे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर, क्योंकि वाई में ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तीनों ही 90 डिग्री, मतलब प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों ही आपस में एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सो टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ बनाया हुआ है, कलर अलग अलग कर देंगे, अच्छा रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, करेक्ट, और फिर दूसरा वाला जो कलर है ग्रीन, वो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सही है, सही है। बाकी वेव्स के इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा ही हुआ है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है
तो वेव की इक्वेशन क्या होती है बोलो, लास्ट टाइम पढ़ा था हम लोगों ने। वेव की इक्वेशन ई साइन थीटा के एक्स ओमेगा टी, बी के लिए बी नॉट साइन ओमेगा टाइम। मेरा टाइम। देखो ई के लिए ई नॉट साइन थीटा की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी के लिए बी नॉट साइन थीटा के लिए के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये बता दूंगा कि ये जो ई नॉट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये एम्पलीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो बी नॉट है ये क्या है, ये एक एम्पलीट्यूड है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है ना, ये दोनों एम्पलीट्यूड है, जो भी वैल्यूज रहेंगी वो एम्पलीट्यूड बताएंगी पूरे इक्वेशन में। और पूरी जो इक्वेशन है वो एक वेव को रिप्रेजेंट करती है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। और जो के है, ये के हमारा क्या है, 2π/λ, दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। और ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सी। व्हाट इज सी? सी का मतलब क्या होता है पूरे फिजिक्स में, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वैक्यूम में जो स्पीड होती है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज वी से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज वी से तो बहुत रिप्रेजेंट। कुछ रिपीटेशन होता है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। इसमें वो आपको देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर में किसके फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है। सो वेलोसिटी अगर कोई और मीडियम में है तो कोई और मीडियम के हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, कोई और मीडियम में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमें देखनी है, वाटर में देखनी है, किसी और फील्ड में, किसी और मैग्नेटिक में देखनी, किसी और मीडियम में देखनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, वेलोसिटी, फिर सी नहीं लगाओगे, सिंबल चेंज करोगे। सिंबल क्या करोगे, चेंज। अगर वैक्यूम में है तो सी लेटर यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी यूज़ करेंगे, दैट इज 1/√ε0 म्यू। एक है परमिटिविटी, एक है परमेबिलिटी। ठीक है ना। 1/, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, परमेबिलिटी तुम्हारा जो मीडियम होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है ना। तो 1/√। अब व्हाट इज ई, ई इज नॉट इन वैक्यूम, मतलब परमिटिविटी वैक्यूम में नहीं, तो उसके लिए हमें एक डायरेक्टिव कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मतलब ई को ओपन करेंगे तो क्या बोल के ओपन करेंगे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू को ओपन करेंगे क्या बोल के ओपन करेंगे, म्यू आर अपॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज हियर ई नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। व्हाट इज म्यू नॉट, परमेबिलिटी, इट इज नॉट परमिटिविटी, इट इज परमेबिलिटी है। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू होती है 4.2 × -7। के जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी दिया हुआ तुम्हें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर्टिकुलर मीडियम का, उस पर्टिकुलर मीडियम का। एंड म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोर्स तो कितने बार डिस्कस करेंगे, सोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स वही होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और यही एक दूसरे को जो कपल्ड है आपस में, यही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये तीन पार्ट जो मैंने अभी समझाए, अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूँ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हो सकता है, एज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are always perpendicular to each other, we know that, and also perpendicular to the direction of wave propagation। मतलब एक्स में भाई ये तुम्हारा वाई चल रहा है, समझो ये तुम्हारा क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ऐसे ऐसे वाई इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और दोनों आगे जाएंगे, दोनों आगे जाएंगे। तो बहुत मुश्किल हो रहा है पैटर्न, ऐसे एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करना, ऐसे ऐसे देखो है, देखो इसको, इस हैंड को मुझे ऐसे से ले जाना है और इस वाले हैंड को मुझे ऐसे से ले जाना है। ओके, सही है, सही है। तो कुछ इस तरीके प्रोपेगेट होगा, दोनों ही आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। और हाँ, याद रखना क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं EMW, वो क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है ना, ऐसे करके। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है वो इस तरह रेरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन में जाती हैं आगे। ठीक है। व्हाट इज एनर्जी
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ देखो पर मीटर नहीं हो सकता है, वॉल्यूम ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर भी है इधर भी है, तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना पूरा, कितने से वॉल्यूम में, इतने से वॉल्यूम में, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी कितनी है पर वॉल्यूम, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर स्क्वायर मीटर कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका U फॉर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो ये हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी है, ये लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी है, हाफ इन ब्रैकेट म्यू नॉट ई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वैरी कर रही है ना, देखिए एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा, एक आरएमएस वैल्यू होती है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, लेकिन वैल्यू कौन से लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, एक काइंड ऑफ एवरेज वैल्यू होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है ना, जब कांस्टेंट हो तो ही ले लें हम लोग, कांस्टेंट तो है ही नहीं, बदल रही है ना, तो आरएमएस वैल्यू लेंगे। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा एनर्जी का, हाफ बी स्क्वायर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे, कौन सी लेंगे, आरएमएस अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। सो दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये हमारा फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी डेंसिटी, कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें उसकी एनर्जी, तो इंटेंसिटी मतलब द एनर्जी कैरिंग पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी तो आ गई, कितनी एनर्जी आ गई, 10,000 जूल आ गई, लेकिन पर एरिया कितनी एनर्जी है, पर एरिया दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। वो एनर्जी पर एरिया कितनी है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू दी प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब जैसे ये एरिया है, एक हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, छल्ला लिया, चौड़ी ली, अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, तो उस चौड़ी से इस पर्टिकुलर एक स्क्वायर मीटर एरिया से कितनी एनर्जी पास आउट हुई दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक EMW के इंटेंसिटी के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। चाहे ये ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे सी इज वॉट, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट, हाँ लाइट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम बताइए हमें, P इक्वल टू mv। अब हम बोलेंगे सर मोमेंटम तो मास से आता है, P इक्वल टू m इंटू वी। मास तो इसमें है ही नहीं, मास तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो वेव है, मास नहीं तो क्या हुआ, एनर्जी तो है इसके पास, मास नहीं है तो क्या हुआ, एनर्जी तो है, ठीक है। तो मोमेंटम फॉर्मूला आ जाएगा U/c, टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बेसिकली इसके न्यूमेरिकल है ना, इस चैप्टर से एक आध न्यूमेरिकल आया तो आया, अदरवाइज इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये समझाने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर प्रोड्यूस बाय एक्सोलेटेड चार्ज एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ये बहुत अच्छा था, मीडियम की जरूरत नहीं है यार इसको प्रोड्यूस करने की, इसको प्रोपेगेट करने की मीडियम की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन E and B फील्ड ऑफ परपेंडिकुलर एंड प्रोपेगेट परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। ट्रांसफर इन नेचर है, ऑब्जेक्टिव में आता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स है। द ऑस्किलेशन ऑफ ट्रांसफर मतलब इस तरह चलना, इस तरह। द ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, सेम फेज होते हैं ऑस्किलेशन। सेम फेज का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जैसे तो बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे वैसे बढ़ेगी, तो सेम फेज में रहेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, जैसे कि ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी फेस में इसी टाइमलाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम है। यहाँ पे बिल्कुल कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम फेस में रहते हैं। किस में रहते हैं, सेम फेस में, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट आप जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसको समझ भी लोगे तो भी एग्जाम आप दे लोगे। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड। जितने भी मतलब स्पेक्ट्रम है, इसमें कि आपका लाइट भी है, इंफ्रारेड भी है, गामा भी है, एक्सरे भी है,
नहीं, स्पीड सबकी सेम रहने वाली है। इसमें ना अच्छा स्पीड सबकी सेम रहने वाली है। हाँ, स्पीड क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी एंड उसका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ वो बदलती रहेगी। दैट इज डिफरेंट थिंग। देखिए भाई, हमारा फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। स्पीड समझो कि स्पीड 30, समझो कि स्पीड है। अगर फ्रिक्वेंसी 6 है तो ये समझो 5 है। चलो, ये तो 30 रहने वाला है। हो सकता है फ्रिक्वेंसी तुम्हारी 3 हो जाए तो तुम्हें लैम्डा तुम्हारा बढ़ जाए 10 हो जाए, तो रह गया 30। अगर एक घट रहा है तो एक बढ़ेगा। यही पूरा स्पेक्ट्रम में रिलेशन रहता है। अगर स्पेक्ट्रम देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे गामा है, गामा में क्या होता है? गामा में क्या ज़्यादा रहता है बोलो भाई? स्पीड तो सेम है, 3 × 10 कर लो, 3 × 10 भी 30 आएगा, 15 × 2 भी 30 रहेगा। तो कहीं पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कहीं पे वेवलेंथ बहुत कम हो रही है ना? ऐसा होने वाला है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कितने चाहे कोई भी स्पेक्ट्रम होने दो। तो गामा रे में क्या ज़्यादा रहेगा? फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा होती है कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है? गामा रे में फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ छोटे छोटे होते हैं, तभी तो बहुत ज़्यादा हाईली पेनेट्रेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ही हाईली पेनेट्रेटेड होते हैं, कहीं भी तोड़ के निकल जाएंगे गामा रेज। ठीक है ना? न्यूक्लियर एटॉमिक के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, गामा रे का, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे होती है फ्रिक्वेंसी इसकी, ऐसे 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 होगी। उसके बदले रेडियो वेव की थोड़ा ऐसे रहेगी, मतलब लैम्डा ज़्यादा रहेगा लेकिन फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी ये समझो 1 सेकंड में 2 ही 3 हुए हैं, ये 1 सेकंड में 8-10 हो गए। ठीक है ना? इसीलिए रेडियो वेव ट्रांसमिट करने की ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रांसमिशन अच्छा हो जाता है, जल्दी जब मार के चला जाएगा। और इसी से करेंगे, गामा रे थोड़ा ट्रांसमिट करवाओगे, गामा रे से करवाओगे तो हड्डी वड्डी काट देगी तुम्हारी। कैंसर के लिए यूज़ होता है ये, और तो इसके लिए मेडिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है ना? सो ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं थोड़े सालों में। So in a material medium wave travel in a with the same speed, और फॉर्मूले सारे मैंने पहले भी लिखवा दिए थे ये वाले। when n is the refractive index of the medium। ठीक है ना? इसका जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी, रहेगी सबकी सेम ही, लेकिन ऐसे नहीं है कि गामा पीछे चल रही है रेडियो आगे, ऐसा नहीं होगा। ओवरऑल कम होगी, ओवरऑल ज़्यादा होगी, डिपेंड ऑन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Then fifth one, the amplitude ratio of the electric and magnetic field is this amplitude ratio E naught by B naught। E naught मैंने क्या बताया था? Maximum electric field। Yes, And what is B naught? मैग्नेटिक। Maximum magnetic field, that is amplitude is equal to C, and C को हम लोग 1/√E naught म्यू नॉट E naught भी कर सकते हैं फॉर वैक्यूम, यस सर। और क्योंकि C सिंबल यूज़ कर दिया हमने। The EM waves carry energy as they travel through space, and this energy is shared equally by the electric magnetic field shared। ठीक है ना? मतलब एट ए टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना 10 जूल दे रहा है, तो एट ए टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी 10 जूल ही शेयर करेगा, दोनों मिला के 20 जूल हमें एनर्जी देंगे, इक्वली शेयर करेंगे। ये वाला भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्लस करके फॉर्मूला हमारा आ गया था। ठीक है? देन 7th पॉइंट क्या है? EM वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रैवल थ्रू वेव। लीनियर मोमेंटम रहता है, वेव के थ्रू करते हैं ना ट्रैवल। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये बात सच है कि सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ पे तुमने इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना कुछ हम लोग मोबाइल सब यूज़ कर रहे हैं, वो क्या डिफ्लेक्ट हो जाती है क्या सूरज की रोशनी? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने दो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं होगी। डिफ्लेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, इधर ही पॉजिटिव, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल मारेंगे। ये आपस में हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपस में हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दे शो द properties of reflection, diffraction, interference and diffraction and
पोलराइजेशन, ये हम जब वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सुपर पोजिशन मतलब एक बेसिक मतलब यही होता है कि जैसे कि अगर दोनों वेव सेम, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और दोनों वेव सेम फेस में, जब ये ऊपर था, वो वाला नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। हाँ वही है, देखो जैसे कि ये ऊपरी फेस में, ये भी ऊपर फेस में, दोनों मिलकर ऐड होके बड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा होता, सुपरपोजिशन मतलब बता रहे एक जब ऊपर है और उसी वक्त एक नीचे है, एक नीचे उसी वक्त वाला ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल मार देंगे, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड और एमिटिंग वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस ऑप्टिकल इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये हम लोग है ना, ये जो टॉपिक है वेव्स के और डीप में जो टॉपिक है, जो वेव ऑप्टिकल जो पढ़ेंगे चैप्टर वेव्स वाला, उसमें हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।